वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में ये टॉपिक आपके दिए गए हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कलाम अकेडमी की बुकलेट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है वो पूरी हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप इसे डबल स्पीड में देख सकते हैं। यहाँ पर एकदम पूरी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी में सिलेक्शन अपना पक्का करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पूरी थ्योरी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? तो पर्यावरण के घटकों जैसे कि वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, प्राथमिक प्रदूषक आपके कौन कौन से होते हैं और द्वितीयक प्रदूषक आपके कौन कौन से होते हैं? तो वे प्रदूषक जो मानव क्रिया द्वारा वायु में सीधे ही निष्कासित किए जाते हैं, तो सीधे ही निष्कासित किए जाते हैं, वह आपके प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। जैसे कि आपका NO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा और NH3 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, NO2, CO2, SO2, CO और NH3 ये आपके प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं, जो कि मानव के द्वारा सीधे जो है निष्कासित किए जाते हैं। और द्वितीय प्रदूषक में आपके कौन कौन आ जाएंगे? जो प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों वो वायुमंडल के अन्य यौगिक के मध्य अंतर क्रिया से बनते हैं। जैसे कि SO3 आपका हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 है, H2O2 है, ओजोन है और एक आपका PAN है जिसे पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहा जाता है। तो ये आपके द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। तो यहाँ से आपका बेसिक सवाल अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, प्राथमिक प्रदूषक में कौन आते हैं और द्वितीय प्रदूषक में कौन आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देखिए, जल प्रदूषण जो होता है वो कैसे होता है? तो जल में अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो कार्बनिक, अकार्बनिक जो कण हैं उनकी सांद्रता जब बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है, उसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं? अपरदन हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, पेड़ पौधे व मृत पशुओं के सड़ने गलने से भी आपका जल प्रदूषण हो सकता है। तो ये बेसिक जानकारी है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, बेसिक सवाल भी आपका पूछा जा सकता है। जल प्रदूषण के कृत्रिम मानव जनित कारण क्या हो सकते हैं? मानव द्वारा जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित किया जाता है, जिसमें उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। उद्योग की वजह से जल आपका सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी आपका उद्योग होता है वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह लगती है और वहाँ से जो आपका रासायनिक पदार्थ जो निकलता है, जो वहाँ से वेस्ट निकलता है, वो पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इससे आपका सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट में जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होते हैं। इस कचरे को बहते जल अथवा झीलों में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों एवं अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं और वो आपकी प्रदूषित हो जाती है। जो झीलें होती है, नदियाँ होती है, जलाशय होते हैं, वो आपके प्रदूषित हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो विषाक्त रासायनिक तत्व होता है वो उसमें छोड़ दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेसिक जानकारी है। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा हो जाएगा, कागज लुगदी उद्योग हो जाएगा, वस्त्र रसायन उद्योग हो जाएगा। तो सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन कौन से हैं? चमड़ा उद्योग है, कागज लुगदी उद्योग है, वस्त्र और रसायन उद्योग है। आधुनिक कृषि में भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि का प्रयोग किया जाता है, जो नदियों, झीलों, तालाबों आदि में स्त्रावित होने के साथ साथ भूजल में पहुंच जाते हैं। उर्वरकों से जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये भी याद रखना, आधुनिक कृषि में जो अब विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार जो प्रयोग में लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? भूमि में पहुंच जाते हैं और भूमि में पहुंचने के बाद उर्वरकों में, जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये याद रखना, किसकी मात्रा बढ़ जाती है? नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है आधुनिक कृषि के कारण, जो भी आपके उर्वरक वगैरह प्रयोग में लिए जाते हैं उसकी वजह से। अब आगे देखिए, जल प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि डायरिया हो सकता है, दस्त, हेपेटाइटिस हो सकता है, आंतों में कृमि आपका हो सकता है, फ्लोरोसिस फ्लोराइड से हो सकता है, ब्लैक फुट होता है आर्सेनिक से, ये आपका हो सकता है, इटाई रोग होता है कैडमियम से, ये आपका हो सकता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, या
मोग्लोबेनेमिया नाइट्रेट से जो होता है वो आपका हो सकता है। तो ये सारे जो है ये जल प्रदूषण की वजह से आपके होते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब आगे देखिए, भारत में गंगा व यमुना का जल जो है ये अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। क्यों हुआ? तो ये आपको पता ही है, गंगा यमुना का जल क्यों प्रदूषित हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मृत जो आपके जो लाशें होती हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका कचरा वगैरह है फैक्ट्रीज वगैरह से जो जा रहा है उसकी वजह से भी ये यहाँ पर अत्यधिक प्रदूषित है। गंगा नदी प्रदूषण के कारण कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना व कोलकाता आदि का घरेलू कचरा, औद्योगिक प्रदूषण और लाशों का विसर्जन है। तो ये याद रखना, लाशों का विसर्जन, घरेलू कचरा, औद्योगिक प्रदूषण है। ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अभी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आएगी वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। यमुना नदी प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि दिल्ली, मथुरा, आगरा से घरेलू अपशिष्ट जो निकलता है, औद्योगिक कचरा है और कृषि गतिविधियां जो है, इसके कारण यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। अब यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आपका एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा। गंगा कार्य परियोजना यानी गंगा एक्शन प्लान क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है। यह नदी कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा के जल की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान जो है ये आपका कब चलाया गया था? तो ये 1985 में चलाया गया था, जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक कौन कौन से आपके होते हैं? जैसे कि जल जो है ये आपका प्रदूषित है, तो उसको कैसे डिसाइड करोगे आप? तो उसके कुछ कारक है, जैसे कि जल की पीएच जो आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है, तो पीएच के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु होता है जो मानव की आंत में भी पाया जाता है। तो कोलीफॉर्म नामक जीवाणु जो होता है इसकी उपस्थिति जल को संदूषित होना दिखाता है। तो अगर आपका कोलीफॉर्म जीवाणु है तो ये क्या दिखाएगा? ये जल को संदूषित होना दिखाता है। तो कोलीफॉर्म जीवाणु के माध्यम से भी कर सकते हैं, पीएच के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए नमामि गंगे कार्यक्रम आपका कब चलाया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जून 2014 में चलाया गया था। तो ये सवाल भी आपका बन सकता है। और गंगा एक्शन प्लान आपका कब का हो जाएगा? 1985 का हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया, जिसके निम्न उद्देश्य हैं। शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना, नदियों का विकास करना, नदी के किनारों पर वनीकरण जैसे जैव विविधता में वृद्धि हो, नदियों के तल की सफाई करना, यानी वही बेसिक जानकारी आपकी हो जाएगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। तो उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना, ये इसके उद्देश्य हैं। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके संबंध में लोगों को जागरूक करना। तो ये आपके नमामि गंगे जो कार्यक्रम था ये चलाया गया था जून 2014 में। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जून 2014। ठीक है, बाकी ये तो बेसिक जानकारी, ये तो आप वैसे भी कर सकते हो। मेरठ के निकट दोराला गांव का भूजल भारी धातुओं के संपर्क से संदूषित हो चुका है। तो मेरठ के निकट जो दोराला गांव है, यहाँ पर भूजल जो है ये भारी धातुओं के कारण जो है ये संदूषित हो चुका है, क्योंकि यहाँ अनुपचारित अपशिष्ट जल का भू स्तर में निस्सालन हो रहा है। इस समस्या का समाधान और गैर सरकारी संगठनों, ग्रामीण संप्रदाय, जनप्रतिनिधियों व उद्योगपतियों ने मिलकर किया, जिससे भूजल प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। तो ये भी बेसिक जानकारी है। अब वायु प्रदूषण देखिए, अब इन सबको एक टेबल के माध्यम से हम समझ लेंगे शॉर्ट में, तो आपका काम हो जाएगा। वायु के निश्चित संगठन में होने वाले अवांछित परिवर्तनों को वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो वायु के जो निश्चित संगठन होता है उसमें कुछ परिवर्तन अगर हो जाता है अवांछित, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाएगा। ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित हो रही है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। अब यहाँ पर देखिए, जीवाश्म ईंधन का अगर आप दहन करते हैं, खनन उद्योग वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टोस को निर्मुक्त करते हैं और इससे आपका वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के कारण ही नगरों के ऊपर ध्रुम कोहरा बनता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी आपकी होती है। इसी कारण गर्मियों के पश्चात पहली बारिश में पीएच का मान का स्तर सदैव कम होता है। तो पहली बारिश जो होती है उसमें पीएच का जो स्तर होता है वो सदैव कम होता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? ये आपका वायु प्रदूषण की वजह से होता है। और ये आपका ध्रुम कोहरा जो जमता है ये भी आपका वायु प्रदूषण की वजह से ही जमता है। अब इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए, वायु प्रदूषण आपका कैसे हो रहा है, इसके कारक क्या क्या है। जैसे वायु प्रदूषण है ये जैविक ईंधन दहन से, औद्योगिक प्रदूषण से उत्सर्जित प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से थे? NO2, SO2, CO2। और द्वितीय प्रदूषक आपके HNO3, H2SO4 और SO3 के माध्यम से आपका वायु प्रदूषण होता है। सिलिकोसिस, श्वसन तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार संबंधी रोग, शहरों में ध्रुम कोहरा, ब्लैक लंगस रोग इनसे होते हैं वायु प्रदूषण से। और इसके उपाय क्या कर सकते हो आप? तो जीवाश्म ईंधन की जगह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा, वृक्षारोपण, नवीन तकनीक, जागरूकता को बढ़ावा देना,
इसके माध्यम से हम इसे रोक सकते हैं। अब आगे देखिए, जल प्रदूषण जो हो रहा था ये क्यों हो रहा था? तो वाहित मल, उद्योगों का विषाक्त जल, कीटनाशक, पीड़कनाशी, आर्सेनिक, पारा आदि रेडियोधर्मी तत्वों युक्त जल से जल प्रदूषण हो रहा था। इसे कैसे रोकोगे? तो इससे क्या आपके होते हैं, जैसे डस्ट डायरिया होता है, आंतों में कृमि होता है, हेपेटाइटिस होता है, संचारी रोग होता है। अब इसे रोकने के क्या उपाय हैं? तो सीवरेज ट्रीटमेंट, जैविक कृषि, नदियों झीलों को अपशिष्ट रहित करना, तो ये इसके उपाय हो सकते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट, जैविक कृषि, नदियों झीलों को अपशिष्ट रहित करना। आगे देखिए, भूमि प्रदूषण, मानव पशु मल, औद्योगिक अपशिष्ट, पीड़कनाशी उर्वरक का उपयोग जो किया जाता है, इससे आपका भूमि प्रदूषण होता है। इससे आपका पेचिस होता है, प्रवाहिका, आंखों के रोग होते हैं, तपेदिक आदि रोग जो है ये आपके भूमि प्रदूषण की वजह से होते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों को उपचारित करना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करना, ये इसके उपाय हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर बेसिक जानकारी है। ध्वनि प्रदूषण भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है ये डेसिबल से किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? डेसिबल से किया जाता है। 80 से 120 डेसिमल से अधिक वाली सभी ध्वनियाँ, वायुयान, मोटरयान, आपके लाउड स्पीकर, औद्योगिक प्रक्रम आदि के द्वारा जो है ये ध्वनि प्रदूषण होता है। 80 से 120 डेसिमल जो होता है, अगर इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है? बहरापन हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, मानव मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, गर्भपात हो सकते हैं, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, 80 से 120 डेसिमल आप याद रखना। इसके क्या उपाय हैं? तो औद्योगिक मशीनों का रखरखाव करें, नवीन तकनीक को बढ़ावा दें, सार्वजनिक जगह पर अधिकतम शोर सीमा तय करें, लाउड स्पीकर की आवाज़ व समय से संबंधित नियम बनाना। ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण जो है ये भी आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बन सकता है। वे पदार्थ जो उपयोग के बाद निरर्थक और बेकार हो जाते हैं, जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं हो सकता, ठोस प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये याद रखना, जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता, ठोस प्रदूषक आपके कहलाएंगे, जैसे खनन, औद्योगिक, नगरपालिका, चिकित्सा अपशिष्ट जो आपके होते हैं। अब इनसे क्या क्या हो सकता है? तो इनसे जन्मजात विकृति हो सकती है, कैंसर हो सकता है, गलघोटू हो सकता है, दस्त हो सकता है, हैजा, वायु, जल और मृदा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। जैसे मुंबई का जो धारावी है, आपने नाम सुना होगा, मुंबई के अंदर एक जगह है धारावी। धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, धारावी बस्ती का सबसे गंदी बस्ती है, आप देखोगे तो आपको उल्टियाँ होने लग जाएगी, इतनी गंदी बस्ती है मुंबई की धारावी बस्ती, एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। ठीक है, अब इसका क्या जो है उपाय हो सकता है? तो भूमि भराव यानी डंपिंग हो सकता है, भस्मीकरण आप कर सकते हो, ताप अपघटन हो सकता है, और 5R थ्योरी आप अपना सकते हो। 5R का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल, रिफ्यूज। पहले आपकी 3R चलती थी, लेकिन अब कौन सी चलती है? आपकी 5R चलती है। तो याद रखना, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकल, रिफ्यूज। ठीक है, ये 5R थ्योरी भी काम में ली जाती है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखिए अभी हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत उद्योग हो सकता है, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य, मोटर वाहन, वायुयान, सायरन, लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं। ध्वनि की तीव्रता का जो मापन किया जाता है ये डेसिबल से मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे, मुख्य मार्ग इत्यादि दूर चलने पर कम हो जाती है। अब आगे देखिए, भूमि प्रदूषण अभी हमने देखा, मिट्टी में हानिकारक पदार्थ जैसे कि प्रदूषकों का प्रवेश होना भूमि प्रदूषण का कारण बनता है, और धरती की सतह का खराब होना ही आपका भूमि प्रदूषण कहलाता है। नगरीय अपशिष्ट प्रदूषण, तो ये बेसिक जानकारी है, अगर आप इनको नहीं पढ़ते हैं तो भी आप इनको आराम से ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। ठीक है, 5 से 10 मिनट आपको लगेगा, 5 से 10 मिनट में आपकी सारी चीज़ें ये जो बेसिक चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी वो भी हम देखेंगे। नगरीय ठोस अपशिष्टों में जंग लगी पिने, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक, पॉलीथीन, रद्दी कागज, राख, फ्लोपी, जो आपके चिकित्सा अपशिष्ट होते हैं, ये सभी के सभी सार्वजनिक या निजी स्थानों पर डाल दिए जाते हैं। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू, मक्खियाँ, चूहों से फैलने वाले रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे मियादी बुखार, गलघोटू, डिप्थीरिया, दस्त, हैजा, कोलेरा आदि उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से साफ सफाई आपकी रखनी चाहिए। केंद्रीय मुंबई में स्थित जो धारावी गंदी बस्ती में छाया रहित स्थान, वृक्ष रहित, सूर्य की रोशनी, धूप है, असंग्रहित कचरा, गंदे पानी के ठहरे हुए गड्ढे इत्यादि समस्याएं हैं। यह मृतिका शिल्प, सिरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन, काशीदाकारी, जरी का काम, परिष्कृत चमड़े या महीन पिरवा, रोट, धातु, रोट मेटल, उत्कृष्ट आभूषण, सेट, लकड़ी, पच्चीकारी और फर्नीचर इत्यादि के कार्य होते हैं। तो इस वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब आगे देखिए,
अब यहाँ से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चालू होती है, तो ये आपको याद रखना है। अपशिष्ट प्रबंधन में 5R थ्योरी आपको याद रखनी है। ये 5R में कौन सा शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल और आपका रिफ्यूज़। ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? उद्योग की विविध उत्पादन क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में जल वाष्प बारिश के पानी में मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है। तो ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है, ये आपकी जलवाष्प में मिल जाती है और बारिश के जो पानी के साथ अम्लीय अवस्था में आ जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को अम्ल वर्षा कहते हैं। सामान्यतः अम्ल वर्षा के जल का pH जो होता है वो आपका 5.6 से 2.5 के मध्य होता है। तो याद रखना 2.5 से या आपका 5.6 के मध्य होता है pH। ठीक है, अम्ल वर्षा का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सामान्यतः आपका कितना? 5.6, 2.5 से लेके 5.6। अम्लीय वर्षा के कारक आपसे पूछे जा सकते हैं। SO2 हो गया, NO2 हो गया, NO आपका हो गया, CO हो गया और CH4 हो गया। उपरोक्त गैसें वर्षा जल में मिलकर अम्लीय वर्षा बना देती है। सामान्यतः वातावरण में अम्लीयता H2SO4 वह HNO3 के कारण ही होती है। तो सामान्यतः जो अम्लीय वर्षा होती है उसका मेन कारण H2SO4 और आपका HNO3 होता है। और ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। हो सकता है आपका इस बार ये सवाल एग्जाम में बन के आए। ठीक है, जिसमें H2SO4 का योगदान 60 से 90% तक होता है और आपके HNO3 का योगदान 30 से 40% तक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। H2SO4 और HNO3 ही जिम्मेदार होते हैं आपके अम्लीय वर्षा के लिए। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मृदा पर क्या प्रभाव हो सकता है? खनिज व पोषक तत्व नष्ट होने से उत्पादकता में कमी आ जाएगी। मिट्टी की रासायनिक संरचना बदल जाएगी। जल स्रोतों में झील नदी की अम्लीयता बढ़ जाने से उनका जैविक समुदाय समाप्त हो जाएगा। मछलियाँ वगैरह सब समाप्त हो जाएगी। वनस्पति पर क्या होगा? मृदा व जल की अम्लीयता बढ़ने से पादप व जंतु जगत की जैविक प्रक्रियाओं का अवनयन व पादप पत्तियों का स्टोमेटा बंद यानी वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होगा वनस्पति पर। ठीक है, यानी सब पर प्रभाव पड़ेगा। भवनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्टोन कैंसर हो सकता है, मार्बल कैंसर, संक्षारण के कारण क्षति हो सकती है, संगमरमर पत्थर विशेष रूप से आपके प्रभावित हो सकते हैं। मानव पर श्वसन प्रभावित होगा, त्वचा प्रभावित होगी, आंखों में जलन प्रभावित हो जाएगी। तो ये अम्लीय वर्षा से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेलेंसिकी प्रोटोकॉल, ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। तो याद रखना हेलेंसिकी प्रोटोकॉल आपका 1985 में अम्ल वर्षा हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस SO2 के उत्सर्जन को कम करने हेतु किया गया था। तो ये बेसिक सवाल आपका यही बनेगा। जो हेलेंसिकी प्रोटोकॉल हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। किस लिए हुआ था भैया? अम्ल वर्षा के लिए हुआ था। SO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए आपका हेलेंसिकी प्रोटोकॉल किया गया था। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम आपका जून 2014 में चलाया गया था, तो वो भी याद रखना। ओजोन क्षरण देखिए, ओजोन गैस एक अस्थिर गैस होती है। ठीक है, जिसका एक तरफ निर्माण व दूसरी तरफ विघटन का कार्य जारी रहता है। यानी एक तरफ तो निर्माण होता है, दूसरी तरफ विघटन होता है। यह निरंतर चलने वाली एक सामान्य घटना है जो हानिकारक नहीं होती है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप के कारण कुछ उत्सर्जक गैसें जैसे कि हैलोजन आपकी, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं दोस्तों। CCl4 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, मिथाइल हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सर्वाधिक जो है ये ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। आदि के कारण ओजोन के निर्माण की तुलना में विघटन अधिक होने लगा है जो कि हानिकारक है। यानी आपका जो विघटन अधिक होने लग गया, निर्माण कम हो रहा है और वो हानिकारक होगा ही सही, क्योंकि विघटन तो ज़्यादा हो रहा है और निर्माण कम हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए आप ओजोन परत जो है ये आपकी कौन से मंडल में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ओजोन परत जो है ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है 15 से लेके आपकी 35 किलोमीटर के बीच में। तो ये याद रखना 15 से 35 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। बेसिक सवाल आपका ये बन सकता है। ओजोन परत की उपयोगिता क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का काम करती है। ओजोन परत में क्षरण होगा तो क्या होगा? ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे छिद्र बन गए हैं, जिन्हें ओजोन छिद्र या ओजोन परत का क्षरण कहा जाता है। तो छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ओजोन छिद्र या ओजोन परत में क्षरण कहा जाएगा। यह घटना ध्रुवीय क्षेत्रों के अंटार्कटिका महाद्वीप, समताप मंडल में वो बसंत ऋतु में अधिकतम पाई जाती है। तो यह घटना ध्रुवीय क्षेत्रों में, समताप मंडल में, इसके अलावा बसंत ऋतु में अधिकतम पाई जाती है। तो ये याद रखना ध्रुवीय क्षेत्रों में और आपके बसंत ऋतु में ये अधिकतम होती है। ठीक है,
ओजोन गैस को मापने की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? डोप्सन होती है। एक डोप्सन इज इक्वल टू आपका 0.01 mm होता है। तो याद रखना 0.01 mm आपका होता है डोप्सन। तो आपको पता होगा ओजोन को मापने की जो इकाई होती है, ठीक है, ये कौन सी होती है? आपकी डोप्सन होती है। तो डोप्सन हो जाएगी ओजोन गैस को मापने की इकाई, और एक डोप्सन जो होता है ये 0.01 mm के आपके बराबर होता है। तो ये भी पूछा जाए तो याद रखना, ठीक है। आगे देखिए ओजोन परत क्षरण के कारण क्या हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक मुख्य कारण है। इसके अलावा हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस भी है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड भी है। तो ये सभी मुख्य कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है ये CFC है। अगर CFC ऑप्शन में दिया जाए और आपको एक चूज़ करना हो तो CFC चूज़ करना, ठीक है। अब आगे देखिए ओजोन परत क्षरण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। त्वचा कैंसर में वृद्धि हो जाएगी, मोतियाबिंद हो सकता है, अन्य नेत्र दोष में वृद्धि हो सकती है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा, आपको सनबर्न होगा, मानव का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, जीवों का आनुवांशिक पदार्थ DNA प्रभावित होगा, ठीक है। अब ओजोन परत क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या प्रयास किए गए थे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, सारे सवाल आपके इससे आने वाले हैं, चाहे आपका RS का एग्जाम हो। ओजोन परत क्षरण की जानकारी सर्वप्रथम 1970 के दशक में हुई, ठीक है। तो ओजोन परत क्षरण की जानकारी सबसे पहले 1970 के दशक में हुई थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण 1985 में जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण दल ने प्रस्तुत की। यानी कि 1985 में जो प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण जो है ये जोसेफ फरमन के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? जोसेफ नाम हो जाएगा, जोसेफ याद रख लेना। अब आगे देखिए एक आपका वियना कन्वेंशन हुआ था। तो ये वियना कन्वेंशन आपका महत्वपूर्ण है। ओजोन परत की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर वियना कन्वेंशन 1985 में किया गया। यह प्रथम प्रयास था। यह 1988 से कार्यविधि में आया तथा 2009 में सार्वभौमिक सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बन गया। तो 2009 में इसे सार्वभौमिक सत्यापन मिला। 1988 में इन्होंने कार्यविधि अपनी शुरू करी, और वियना कन्वेंशन आपका हुआ कब था? तो 1985 में हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था? ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है, एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में हुआ था, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। पहले हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका 1987 में, यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन व उपभोग में कमी लाने हेतु 16 सितंबर आपके 1987 में हुआ था। तो 16 सितंबर 1987 में हुआ था, और 16 सितंबर को ही आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हुआ। और प्रभावी ये कब से हुआ? तो 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हुआ। यानी हुआ कब था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। प्रभावी 1 जनवरी 1989 से हुआ। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन व उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया। 16 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया। तो 16 सितंबर को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, एक सवाल आप लोगों के लिए है। ओजोन परत जो है 16 सितंबर को मनाया गया है, इसकी 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम आप कमेंट करके मुझे बताना। अब अगला समझौता देखिए, किगाली समझौता 2016 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में संशोधन किया गया। तो किगाली समझौता आपका कब हुआ? यह आपका 2016 में हुआ, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया। रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए संपन्न समझौता था। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल ओजोन परत क्षरण में जिम्मेदार गैसों में संशोधन कर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को भी शामिल करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो आपकी जिम्मेदार गैसें हैं उनको भी शामिल किया गया किगाली समझौते में, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका हो जाएगा। तो ये समझौता कब हुआ? 2016 में हुआ। आगे देखिए ओजोन क्षरण कारक गैसों के उत्सर्जन करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो AC आपका हो जाएगा, एयर कंडीशन जो हम AC यूज में लेते हैं, तो उससे भी आपके ओजोन का क्षरण होता है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज आपका हो गया, प्रशीतक हो गया, सोफों की फोम, प्लास्टिक फोम हो गई, एरोसोल स्प्रे यानी डिओडेंट हो गए, जेट वायुयान हो गए, ये सभी जो है ये ओजोन क्षरण के मुख्य कारण हैं। आगे देखिए हरित ग्रह प्रभाव। तो हरित ग्रह प्रभाव जो है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर होती आ रही है। पृथ्वी पर कुछ वायुमंडलीय गैसें हरित ग्रहों के समान कार्य करती है, अर्थात पृथ्वी के निचले वायुमंडल में कुछ गैसें हरित ग्रह की भांति आने वाली सौर विकिरण के लिए पारगम्य व बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य होती है। यानी आने वाली विकिरण के लिए तो पारगम्य है
और जाने वाली विकिरण जो है बहिर्गामी जो है उसके लिए अपारगम्य हो जाती है, यानी उसे जाने नहीं देती है, जिससे धरातल के आसपास तापमान बढ़ जाता है। यानी किरण आ रही है लेकिन वो जा नहीं पा रही है, वो उधर ही टकरा के वहीं रह रही है, तो तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तापमान क्या है, बढ़ जाता है, जो हरित गृह प्रभाव कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हरित गृह प्रभाव में आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो भैया आप बहुत पीछे चल रहे हैं अभी। CO2 जो है ये प्रमुख जिम्मेदार है हरित गृह प्रभाव के लिए, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, सर्वाधिक सांद्रण इसका है। इसका योगदान कितना है, CO2 का 60% है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है मीथेन। मीथेन का योगदान कितना है, मीथेन का योगदान है 20%। फिर इसके बाद आपकी आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान है 14%। फिर इसके बाद में आपकी आती है नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान है लगभग 5 से 6%, ठीक है, 6% याद रख लेना। इसके बाद में आपकी जलवाष्प भी आती है, धूल के कण भी आते हैं और ओजोन भी आती है। तो इन सब का मिला के योगदान कितना हो जाएगा, 1% के आसपास हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, CO2 सबसे ज़्यादा योगदान देती है, फिर मिथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये चारों तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जलवाष्प, धूल के कण और ओजोन भी जो है वो जिम्मेदार है। तो ये किसके कौन से गैसें हैं, ये हरित प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। H2O जो आपका जलवाष्प होता है, एकमात्र ऐसी गैस है जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, परंतु ग्लोबल वार्मिंग है तो उत्तरदायी नहीं है। यानी H2O जो है ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ने पर यह वर्षा के रूप में पुनः धरातल पर आ जाती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो आपका जो HFC होता है इसे क्या कहा जाता है, सुपर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है HFC को। तो याद रखना, सुपर ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाएगा, HFC को कहा जाएगा। हरित गृह गैसें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। तो हरित गृह गैसें जो होती है ये प्राकृतिक रूप से तो क्या करती है, पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है, जिसमें पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, वह जीवन संभव हो पाता है। परंतु मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन में वृद्धि से इन गैसों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और पृथ्वी के निचले वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, जो जीव जगत के लिए हानिकारक होती है। यानी जो मेन जिम्मेदार इंसान है वो कौन है, मानव ही है। मानव के द्वारा जो गैसें उत्सर्जित की जा रही है वो हानिकारक है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक सांद्रण किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, लगभग 60%। CO2 का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। तो ये आपका जो CO2 का उत्सर्जन होता है ये जीवाश्म ईंधन का जो दहन किया जाता है, तेल, गैस, कोयला, इनके दहन से भी होता है। जंगलों की कटाई से भी CO2 की मात्रा बढ़ती है। वन तथा महासागर CO2 के कुंड होते हैं, और वन और महासागर जो होते हैं ये CO2 के क्या होते हैं, कुंड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों को समंजित करने में CO2 को 20 से 50 वर्ष लगते हैं। तो अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों को अगर वापस से समंजित करना हो तो CO2 को 20 से 50 वर्ष लगते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। CO2 की मात्रा 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो CO2 की मात्रा जो है 0.5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। अगर वार्षिक दर आपसे पूछी जाए तो 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी, वर्षा में वृद्धि हो जाएगी वाष्पीकरण बढ़ने से, तापमान में वृद्धि से ध्रुवीय क्षेत्रों के बर्फ का पिघलना हो जाएगा, समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि जिससे तटीय भाग डूबने का खतरा है, कृषि पर वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन से नकारात्मक प्रभाव, जैव विविधता में कमी। यानी वही बेसिक जानकारी है। जीव जंतुओं व वनस्पति पर प्रभाव देखिए, तटीय भाग डूबने से वहाँ की वनस्पति जलमग्न हो जाएगी। अगर तटीय भाग डूबते हैं तो वहाँ की जो वनस्पति वो जलमग्न हो जाएगी। ताप सहन की कम क्षमता वाले जीव जंतु वो वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएगी। तापमान वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना में वृद्धि होती है। तो तापमान अगर वृद्धि होती है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं घटित होगी। ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के बारे में देखिए, CO2 व अन्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई, ठीक है, जिससे विश्व स्तर का तापमान बढ़ा। इसे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय ऊष्मन कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जो है उनकी सांद्रता अगर बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होगी और विश्व स्तर का तापमान बढ़ेगा, और जो तापमान बढ़ेगा तो उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, भूमंडलीय तापन या भूमंडलीय ऊष्मन कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तो पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का तापमान जो है ये कितना बढ़ चुका है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 21वीं सदी के मध्य तक 2050 तक पर्यावरण में CO2 की मात्रा औद्योगिक युग 1860 ईस्वी से पूर्व की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए 21वीं सदी के मध्य तक यानी 2050 तक
पर्यावरण में CO2 की मात्रा औद्योगिक युग यानी 1860 ईस्वी से पूर्व की तुलना में कितनी हो जाएगी, तो ये दुगनी हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप सन 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। तो 1.5 से लेकर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि हो जाएगी 2050 तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, भूमंडलीय तापन से जलवायु का प्रतिरूप बदल सकता है, जिससे इस सदी के अंत तक महासागरों का जल स्तर जो है ये 1.5 मीटर बढ़ जाएगा। और अगर महासागरों का जल स्तर बढ़ता है तो आसपास के जो देश है, जो द्वीपीय देश है, उनके डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा तो 1.5 मीटर बढ़ने का जो है वो अंदाजा है, संभावना है। तो इससे क्या होगा, प्रशांत महासागर के जो द्वीप है जैसे कि टोरा, सोलोमन, मार्शल, नोरू, तवालू, किरीबाती, इनके डूबने के चांसेस रहेंगे। हिंद महासागर का मालदीव जो है इसके डूबने के चांसेस रहेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, टोरा, सोलोमन, मार्शल, नोरू, तवालू, किरीबाती ये आपके प्रशांत महासागर के द्वीप है। 20वीं सदी में सर्वाधिक तापन 2 अवधियों में हुआ है, 1901 से 1944 में और 1977 से 1999। इन दोनों में प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन जो है ये 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बढ़ा है। यानी 1901 से अगर 1944 की बात की जाए, 1977 से 1999 की बात की जाए, तो सर्वाधिक तापमान बढ़ा है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 20वीं सदी का औसत तापमान 19वीं सदी की तुलना में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। तो 20वीं सदी का औसत तापमान 19वीं सदी की तुलना में कितना है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। 1956 से 2000 के दौरान सबसे गर्म वर्ष अंतिम दशक 1990 से 2000 था। तो 1956 से 2000 तक देखा जाए तो सबसे गर्म जो दशक था वो आपका 1990 से कौन सा हो जाएगा, 2000 वाला हो जाएगा। 1998 संबंधन न केवल 20वीं सदी का बल्कि पूरी शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। तो 1998 जो था ये सबसे गर्म वर्ष था आपका 20वीं शताब्दी का। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1998 सबसे गर्म हो जाएगा और दशक पूछा जाए तो 1990 से 2000 आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कि विश्व का तापमान बढ़ना, ये हो जाएगा। कम तापमान क्षमता वाली पादप व जीव जंतुओं की प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघल जाएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। इसलिए किरबाती जो आपका प्रशांत महासागर का द्वीप है वह अन्य द्वीपीय देश गौरव संघ स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। तो गौरव संघ स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। भारत के तटीय शहर मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम आदि के समुद्र तल में बदलाव हो रहा है। तटीय क्षेत्र व द्वीपीय देशों को डूबने से जनसंख्या स्थानांतरण का खतरा है। यहाँ की वनस्पति नष्ट होने से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, अनियमित वर्षा आपकी होने लग जाएगी, तापमान बढ़ेगा तो बीमारियों के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से मलेरिया स्तर में 60% तक वृद्धि हो सकती है। तो मलेरिया स्तर में 60% की वृद्धि हो सकती है ठंडे प्रदेशों में। कृषि प्रतिरूप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऋतु चक्र बदल जाएगा, एल नीनो प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी और चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि में सर्वाधिक 6 देश प्रभावित होंगे, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और आपका श्रीलंका। तो अगर तापमान में वृद्धि होती है तो नेपाल है, मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 6 देश जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण, उत्तरदायी कारक क्या है। तो खगोलीय कारण की बात की जाए तो सौर कलंक व सौरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। सौर कलंक की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा व आर्द्र हो जाता है एवं तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। अगर ठंडा और आर्द्र होगा तो तूफानों की संख्या बढ़ जाएगी। सौर कलंक की संख्या घटने से उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पार्थिव कारण क्या हो सकता है। पार्थिव कारण है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की कक्षा में बदलाव, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन से पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा परिवर्तित होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की कक्षीय परिक्रमण की उत्केंद्रता व अक्षीय झुकाव में परिवर्तन को मिलेनकोविच दोलन कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, मिलेनकोविच दोलन किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की कक्षा में अगर बदलाव होता है तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन से पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले जो सूर्य ताप है उसमें परिवर्तन होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन होती है। यानी मेन चीज़ क्या है, सूर्य ताप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में एरोसोल वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर्य विकिरण को कम कर देते हैं। पिनाटुबो तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। तो पिनाटुबो व एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का तापमान जो है वो थोड़ा सा गिर गया था। ठीक है, अन्य प्रमुख कारण सौर कलंक चक्र हो गया, सौर धब्बे, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं हो गई, एल नीनो और ला नीनो प्रभाव हो गए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही दी गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, जहाँ से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 आपका 5 जून को मनाया गया। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। तो ये याद रखना, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली जो है वो इसकी थीम थी।
विश्व पर्यावरण दिवस 2024 जो था, इसकी थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड आपका ड्रोट रेजिलियंस। तो 2024 वाली तो आपकी नहीं पूछी जाएगी, ये याद रखना, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका कब मनाया गया? तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। इसकी 2025 की थीम याद रखना, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया गया, जिसकी 2025 की थीम आपकी हो जाएगी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ये 2025 की थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछी जा सकती है। तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है ये विश्व जल दिवस की आपकी थीम हो जाएगी। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया गया, इसकी 2025 की थीम क्या हो जाएगी आपकी? आर पावर आर प्लेनेट। तो याद रखना, आर पावर आर प्लेनेट जो है ये विश्व पृथ्वी दिवस की थीम हो जाएगी। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया गया, 2025 की थीम क्या हो जाएगी? हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये याद रखना, हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपके विश्व जैव विविधता दिवस की थीम हो जाएगी। आगे देखिए, विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया गया, 2024 की जो इसकी थीम है वो देखिए, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ये याद रखना, ओजोन फॉर लाइफ 16 सितंबर इसकी थीम हो जाएगी, तो ये पूछी जा सकती है। विश्व गोरैया दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, गोरैया दिवस। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी पहले गोरैया है फिर वन है। 31 मई को आपका विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 17 जून इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आपका 17 जून को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो इसी दिन आपका राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना, 5 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 17 जून वाला इंपॉर्टेंट है, 31 मई वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में देखिए। जैसे सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था आपका पर्यावरण से संबंधित, तो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्वीडन में हुआ था, 1972 में हुआ था। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था देखिए, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सर्वप्रथम वैश्विक प्रयास यूएन द्वारा किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। 5 जून 1972 को आयोजन के कारण पर्यावरण संरक्षण हेतु 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार हुआ था। तो 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार हुआ था। 5 जून 1972 को आपका जो है ये स्वीडन वाला सम्मेलन हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम वाला सम्मेलन जो है ये 5 जून 1972 को हुआ था और इसी दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखिए, विश्व जलवायु सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में हुआ, 1979 में हुआ। तो विश्व जलवायु सम्मेलन आपका स्विट्जरलैंड में 1979 में हुआ। जेनेवा में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, तो जेनेवा में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये आपका हुआ था स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ पूछा जाए तो 1979 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरिया में आपका हुआ था, ब्राजील में 1992 में हुआ था, और ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन कहा जाता है, तो ये ब्राजील में 1992 में हुआ था, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु ये हुआ था, 1972 में आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, और 72वीं वर्षगांठ आपकी 1992 में मनाने के लिए हुआ था। एजेंडा 21 इसमें रखा गया। वन सिद्धांत, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति यहाँ पर हुई थी, UNFCCC, UNCBD और UNCCD जो हम पढ़ते हैं ना, इनकी उत्पत्ति यहाँ पर हुई थी। तो UNFCCC का मतलब क्या हो जाएगा, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आपका CBD हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन ये आपका हो जाएगा, तो ये डेजर्टिफिकेशन वाला हो गया, ये आपका बायोडाइवर्सिटी वाला हो गया, BD आ जाएगा यानी बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर आपका कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन हो गया और ये क्लाइमेट चेंज वाला हो गया। तो इनकी उत्पत्ति आपकी यहाँ पर हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है इनकी उत्पत्ति कब हुई, तो 1992 में हुई। बर्लिन सम्मेलन जो आपका COP1 हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, तो बर्लिन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है COP1 को, ये जर्मनी में हुआ था, 1995 में हुआ था, ठीक है। UNFCCC द्वारा आयोजित प्रथम COP था ये। तो प्रथम COP जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, 1995 में हुआ था, बर्लिन के नाम से इसे जाना जाता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो बर्लिन याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
कोप 1 आपका बर्लिन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में हुआ था, 1995 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन आपका पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। एक हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा था जो कि तो आपका 1887 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कोप 3 जो है ये आपका जापान में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और ये आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का प्रथम बाध्यकारी समझौता हुआ। 35 औद्योगिक राष्ट्रों के लिए 2012 तक, 2005 से लागू हुआ था ये। प्रथम चरण 2008 से 2012, द्वितीय चरण 2012 से 2020। 141 देशों का अनुमोदन हुआ। अब इसकी जगह 2020 के बाद पेरिस समझौते ने ले ली है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह अब 2020 में पेरिस समझौते ने ले ली है। अब याद ये रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में हुआ था और 2005 से ही लागू हुआ था। ठीक है, जैसे कि 87 वाला आपका 89 में लागू हुआ था, उसी तरीके से 2005 में लागू हुआ है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2002 में, इतना ही याद रखना। डरबन प्रति सम्मेलन आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2003 में। बाली सम्मेलन आपका इंडोनेशिया में हुआ था 2007 में। और कोपनहेगन सम्मेलन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेनमार्क में हुआ था 2009 में। ठीक है, और कानकुन सम्मेलन आपका मैक्सिको में हुआ था 2010 में। इनके बारे में ये जानकारी आपको याद रखनी है। इसके अलावा डरबन सम्मेलन जो हुआ था, एक और हुआ आपका दक्षिण अफ्रीका में 2011 में। बाली एक्शन प्लान व कानकुन समझौते के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए आपका डरबन समझौता हुआ। दोहा सम्मेलन आपका कतर में 2012 में हुआ था। और पेरिस सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कोप 21, ये आपका कहाँ पर हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था 2015 में। ठीक है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तो इसे याद रखना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कृषि के सतत विकास पर यहाँ पर बल दिया गया। SDG समपोषणीय विकास लक्ष्य 17 को 2030 तक प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। ये आपका पेरिस समझौता हुआ था फ्रांस 2015 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, जैसे वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से नीचे रखना व आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करवाने का प्रयास करना। यानी औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से नीचे रखना और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करवाने का प्रयास करना। तो ये आप याद रखना। पेरिस समझौता क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेगा, 2020 से लागू हुआ। ठीक है, ये याद रखना। कोप 22 आपका USA में हुआ 2016 में। इसके अलावा मैड्रिड सम्मेलन कोप 25 आपका स्पेन में हुआ 2019 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोप 26 आपका स्कॉटलैंड में हुआ 2020 में। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, ये आपके इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, कोप 28 आपका कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ। तो कोप 28 अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ, UAE में 2023 में। ठीक है, बाकू सम्मेलन यानी कोप 29 आपका कहाँ पर हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ 2024 में। और आपका कोप 30 जो है ये बेलम सम्मेलन जो है ये अभी प्रस्तावित है, ये ब्राज़ील में होगा 2025 में। तो ये याद रखना, यहीं से आपका सवाल पूछा जाएगा। कोप 28, कोप 29, कोप 30 याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोप 28 आपका दुबई में हुआ, कोप 29 बाकू अजरबैजान में हुआ, कोप 30 आपका बेलेम सम्मेलन होगा ब्राज़ील में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखने वाली है, जो आपका कोप 29 हुआ है, जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य 2035 तक $300 बिलियन प्रतिवर्ष, 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये याद रखना। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के उपायों को लागू करना। तो ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी याद रख लेना। कोप 29 में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अब यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए आप IUCN जो है इसका फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का जो मुख्यालय है ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। IUCN का जो मुख्यालय है ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। RSM SSB के द्वारा ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, IUCN क्या करता है? वो रेड डेटा बुक जो आपकी निकलती है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती है उनको रखा जाता है, तो वही IUCN का काम होता है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, 1972 में ये हुआ था। ठीक है, UNO की एक इकाई के रूप में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया UNEP। विश्व की प्राकृतिक स्थिति में रेड लिस्ट जो होती है उसके लिए आपका IUCN हो गया। अब UNFCCC अभी हमने देखा था, न्यूयॉर्क USA में इसका गठन हुआ था 1992 में। ठीक है, 1994 में इसने कार्य प्रारंभ किया। तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इसके अलावा IPCC ये भी आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये भी न्यूयॉर्क USA में इसकी 1988 में स्थापना हुई थी। ठीक है,
UNEP वो WMO द्वारा स्थापित UN की एक इकाई है, तो ये इसकी इकाई हो जाएगी। आपको तो इतना याद रखना है इनका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड WWF जो है फॉर नेचर, इसका मुख्यालय मार्जेस स्विट्जरलैंड में है और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड जो है फॉर नेचर, इसका मुख्यालय मार्जेस स्विट्जरलैंड में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसकी मुख्यालय है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। साइट्स वाला भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। साइट्स जो है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ट्रैफिक जो है ये भी याद रखना, ट्रैफिक ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा फोना इन कॉमर्स, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी साइट्स की स्थापना तो आपकी कब हुई, 1975 में हुई, और आपका जो ट्रैफिक है इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना आपकी 1976 में हुई, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका रामसर समझौता कब हुआ था, तो रामसर समझौता जो हुआ था ये आपका ईरान रामसर में हुआ था 1971 में, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए ये किया गया था। वियना सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, 1985 में हुआ था, ओजोन परत संरक्षण के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हेलसिंकी प्रोटोकॉल में आपको बता चुका हूँ, फिनलैंड में हुआ और ये आपका 1985 में हुआ था, सल्फर उत्सर्जन को अम्ल वर्षा में कमी करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ 1987 में, CFC उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए। बेसल संधि आपकी स्विट्जरलैंड में हुई 1989 में, ठीक है, ठोस अपशिष्ट पर निपटान से संबंधित। इसके अलावा याकोहामा रणनीति जो है ये जापान याकोहामा में हुई 1994 में, प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, जापान में हुआ था 1997 में, ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ये आपके दिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रोटरडेम वाला याद रखना, नीदरलैंड में हुआ था 2004 में, ठीक है। इसके अलावा आपका एक हो गया किगाली समझौता, रवांडा में हुआ था 2016 में, ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए, और यहाँ पर HFC को भी इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है, HFC गैस को भी इसमें शामिल किया गया था, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समझौता हुआ था। और मीनामाता प्रोटोकॉल जापान में हुआ 2013 में, पारा से मीनामाता रोग पर रोक लगाने के लिए, तो मीनामाता प्रोटोकॉल जापान में हुआ था 2013 में, ये भी याद रखना, ठीक है। प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, तो सुपोषण यानी इट्रोफिकेशन हो जाएगा, उर्वरकों, घरेलू अपशिष्टों, शहरी सीवरेज और औद्योगिक कचरे से नाइट्रोजन फास्फेट की बहुलता वाले पोषक तत्वों के मिलने से तालाब, झील और अन्य जलीय निकाय में बड़ी तीव्रता से पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है, जिसे सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। यूट्रोफिकेशन का मतलब इतना है, जो आपके दोस्तों पोषण वाली चीज़ें हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि हो जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इससे क्या होता है, यह एक जलीय प्रदूषण होता है, जिससे जल में शैवाल और जलीय खरपतवार में वृद्धि हो जाती है। यानी जो आपने शैवाल देखी है, जलीय देखी है, उनमें वृद्धि हो जाती है खरपतवार में, तथा ऑक्सीजन की कमी होने से जलीय जीव जो है, जो मछली मरने लग जाती है। यानी जब आपका शैवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो उसे ही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, और फिर वहाँ पर जो भी आपके जीव जंतु होते हैं वो मरने लग जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। इससे साफ पानी एक बदबूदार जल निकाय में बदल जाता है, जिससे पोलियो, पेचिस, डायरिया जैसे रोग फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए जैव उपचार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बायो रिमेडिएशन, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा तेल, विलायकों, पीड़क नाशकों से दूषित जल व थल को साफ करने की प्रक्रिया को जैव उपचार कहलाती है। सुपरबग क्या होता है, आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा खोजा गया स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु, जिसे सुपरबग कहते हैं, के द्वारा 3/4 तेल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। तो सुपरबग जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा खोजा गया था। स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु होता है जिसे सुपरबग कहते हैं। तो याद रखना, सुपरबग किसके द्वारा खोजा गया, आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा, और इसके द्वारा 3/4 तेल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है, स्यूडोमोनास पुटिडा। तो याद रखना 3/4 जो है यहाँ पे तेल प्रदूषण का यहाँ पर नियंत्रण किया जा सकता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, जैव ऑक्सीजन मांग जो होती है, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जैविक रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा BOD कहलाती है। BOD के द्वारा जल प्रदूषण का मापन किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। BOD की मात्रा में वृद्धि जल प्रदूषण का सूचक होती है। अगर BOD की मात्रा जो है इसमें वृद्धि हो जाएगी तो ये क्या करेगा, जल प्रदूषण का सूचक है। तो इतना याद रखना है, ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है। यानी BOD की मात्रा बढ़ेगी तो जल प्रदूषण जो है ये बढ़ेगा, ठीक है। COD होती है आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक BOD थी, एक COD है। COD यानी रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों
के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है वो COD आपकी कहलाती है। यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके घुलने मिलने के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन की मात्रा, वो COD कहलाती है। COD के द्वारा भी जल प्रदूषण का मापक होता है। COD में वृद्धि जल प्रदूषण का सूचक है, तो COD में भी अगर वृद्धि होती है तो ये भी आपका जल प्रदूषण का सूचक है। एक आपका डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, घुलित ऑक्सीजन। जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है DO कहलाती है। तो जल में ऑक्सीजन की ऐसी घुलित मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है वह आपकी DO कहलाएगी। जल में इसकी मात्रा में वृद्धि जल की गुणवत्ता का सूचक है, तो DO की मात्रा अगर बढ़ेगी तो ये आपकी अच्छी है, ठीक है, यानी ये गुणवत्ता का सूचक है, अच्छा जल है मतलब। जल में 8.0 mg/d से कम मात्रा में DO होने पर जल प्रदूषित कहलाता है। यानी ये याद रखना, 8 mg/d से कम मात्रा में DO होने पर जल प्रदूषित कहलाएगा। शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल आपकी ब्लूम जो होती है उसके बारे में देखिए। जलाशयों में अधिक पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लावकीय शैवालों की अतिशय वृद्धि होती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है, ठीक है। यानी शैवालों में वृद्धि हो जाएगी तो शैवाल प्रस्फुटन कहा जाएगा। इससे जल की गुणवत्ता घट जाती है और जलीय जीव मर जाती है, जो कि हमने पढ़ा था वही वाली बात है ये, ठीक है। जल हाय सित आइकोर्निया कैसिपीज पादप है जो कि विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो जल हाय सिंथ याद रखना, इसे कहा जाता है आइकोर्निया कैसिपीज। तो आइकोर्निया कैसिपीज इसे कहा जाता है, ठीक है। आइकोर्निया कैसिपीज जल हाय सिंथ ये एक खरपतवार होता है जो कि बंगाल का आतंक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला जलीय खरपतवार जो है वो कौन सा है आपका, आइकोर्निया कैसिपीज है। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना, पूछा जा सकता है। आगे देखिए जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन के बारे में देखिए। क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना, जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपापचित या उत्सर्जित नहीं हो सकता, इस प्रकार यह अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। उदाहरण पारा DDT का जैव आवर्धन। तो पारा और DDT का जैव आवर्धन जो है ये हो जाएगा। जल में 0.003 ppm, तो ppm याद रखना, से आरंभ होकर जैव आवर्धन के द्वारा मत्स्य भक्षी पक्षियों में बढ़कर 25 ppm तक हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए DDT की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण अंड कवच एक सेल पतला हो जाता है और समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण पक्षी समष्टि कम हो जाती है। तो DDT की अगर उच्च सांद्रता होगी तो कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, तो यही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे क्या होगा, कवच जो है कैल्शियम से बना हुआ था है आपका अंड कवच, तो वो फट जाएगा तो यहाँ पर पक्षी समष्टि कम हो जाती है, ठीक है, DDT की उच्च सांद्रता के कारण। अब ग्रीन मफलर जो है ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ग्रीन मफलर क्या होता है इसको देखिए। अधिक आबादी या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रियासी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। तो आपका ग्रीन मफलर जो है ये किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यानी यार जैसे आप सड़क पर चल रहे हो तो आपने देखा होगा पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। तो याद रखना ध्वनि प्रदूषण को कम करने का ही एक तरीका है ग्रीन मफलर, ठीक है। हरे पेड़ पौधे लगाएंगे तो इन्हें ग्रीन मफलर बोल दिया जाता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 2014 से जारी किया जाने वाला यह सूचकांक हवा की गुणवत्ता बताता है। तो हवा की गुणवत्ता बताने वाला सूचकांक है आपका राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि 17 सितंबर 2014 से जारी किया जाता है। इसमें 6 प्रदूषक आपके शामिल है, PM 2.5, PM 10, ओजोन, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड NH3 और आपका PB के स्तर के आधार पर 6 श्रेणियों निर्धारित की गई। यह सूचकांक एक संख्या, एक रंग, एक विवरण की थीम का कार्य करता है। तो ये आप देख सकते हो, अगर 0 से 50 आपका इंडेक्स है AQI तो ये गुड है, 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 है तो मॉडरेट है, 201 से 300 है तो पूर है, 301 से अगर 400 के बीच में तो वेरी पूर है, और 401 से 500 के बीच में है तो सर्व है, ठीक है। ये पूछा जाता है। तो 0 से 50 गुड, फिर यानी इसकी मात्रा कम रहेगी तो गुड रहेगा, फिर 51 से 100 में सेटिस्फाई वाला रहेगा, 101 से 200 में मॉडरेट वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर 201 से 300 में पूर वाला आ जाएगा, और 301 से 400 में वेरी पूर वाला आ जाएगा, और 401 से 500 में सीवर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए राजवायु क्या होता है। तो ये एक एप्लीकेशन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पहल की गई थी, जो वास्तविक समय के आधार पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आपका 10 जनवरी 2019 को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आपका 2019 में चलाया गया था 10 जनवरी 2019 को। तो पूछा जाए तो याद रखना NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आपका 2019 में चलाया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जैसे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से हैं वो देखिए। भारतीय वन अधिनियम आपका कब का हो जाएगा, तो 1927 का हो जाएगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है, महत्वपूर्ण है, याद रखना। जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम 1960 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 का है। और ये सवाल तो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद होगा आपको, वन्य जीव पूछा जाए तो 1972 का है और वन संरक्षण पूछा जाए तो 1980 का है। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सी बार क्या करते हैं वन वाले में 1952 लगा देते हैं, 1972 लगा देते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम तो आपका 1980 का है, वन्य जीव वाला जो है ये आपका 1972 का है, ठीक है। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का हो जाएगा। तो जल अधिनियम आपका कब का हो जाएगा, 1974 का हो जाएगा। वायु अधिनियम आपका 1981 का है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। राष्ट्रीय वन नीति आपकी 1988 की है, तो राष्ट्रीय वन नीति आपका 1988 का हो जाएगा, ये भी याद रखना। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 का आपका हो जाएगा। और जनजातियों हेतु अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता 2013 वाला हो जाएगा। तो ये भी याद रखना। SC ST यानी अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, तो ये तो 2006 का है। और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता ये 2013 वाला है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी के बारे में देखिए, पारिस्थितिकी आपकी क्या होती है, यही सवाल आपके पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं, बेसिक सवाल ही बन के आने वाले हैं, ठीक है। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रखती है, सभी जैविक और अजैविक घटक इसमें शामिल होते हैं। तो पारिस्थितिकी में क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक आपके शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी में क्या शामिल है, तो जैविक और अजैविक घटक शामिल है। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से ही पारितंत्र आपका बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसे आहार श्रृंखला या आहार जाल कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा, पारितंत्र में यानी जीव भोजन में सब एक दूसरे के निर्भर रहते हैं। जैसे कीड़ा मकोड़ा है तो उसको मेंढक खाएगा, फिर मेंढक को सांप खाएगा, फिर सांप को चील खाएगी, इस तरीके से चलता है। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास और कचरे का निपटान। पारिस्थितिकी क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए। जीव तथा उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो जीव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसको ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो इकोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भैया, ग्रीक भाषा का शब्द है आपका इकोलॉजी, ठीक है। तो पूछा जाए तो याद रखना, पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है। तो ये आपका अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा आपका पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था। पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है, तो राइटर जो है इसको तो जनक माना जाता है, लेकिन शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो दोनों बातें अलग अलग है, याद रखना, ठीक है। जनक तो राइटर है, लेकिन आपके जो शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। संपूर्ण जीवमंडल को एक पारिस्थितिकी तंत्र माना गया है। कोले ने इसके लिए पारिस्थितिकी मंडल शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर कोले के बारे में पूछा जाए तो इसने पारिस्थितिकी मंडल शब्द प्रयोग किया है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन पारिस्थितिकी है, ये किसने कहा है, E.P. ओडम ने कहा है। तो ओडम के द्वारा कहा गया है प्रकृति की संरचना व कार्य का जो अध्ययन है ये आपका पारिस्थितिकी है। तो ये किसने कहा है, E.P. ओडम ने कहा है, ठीक है। और पारिस्थितिकी के जनक राइटर हो जाएंगे, शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया, ठीक है। और पारिस्थितिकी मंडल शब्द जो है ये कोले ने प्रयोग में लिया। अब पारितंत्र देखिए, पारितंत्र शब्द जो है ये आर्थर टेंसले ने दिया था। तो आर्थर टेंसले ने पारितंत्र शब्द दिया, लेकिन पारितंत्र के जो जनक है वो E.P. ओडम हो जाएंगे। तो अभी हमने E.P. ओडम के बारे में देखा था, ये जो है ये जनक है पारितंत्र के, और आर्थर टेंसले ने पारितंत्र शब्द आपका दिया था। और जबकि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, वह आपके किसने दिया था दोस्तों, अभी हमने देखा यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखना। इनके अनुसार पारितंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो पारितंत्र जो है ये पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर, इसलिए एक पारितंत्र जैविक और अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र में जैव संगठन के स्तरों का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, जीव संख्या, फिर समुदाय, पारितंत्र, जैवमंडल, जीवोम। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखना। पारितंत्र में जैव संगठन के स्तरों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, सबसे पहले जीव संख्या है, फिर समुदाय है, फिर पारितंत्र है, फिर आपका जैवमंडल है जिसे जीवोम कहा जाता है। पारितंत्र के प्रकार है, दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र,
पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे कि जंगल, सागर, झील, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, यानी जो बने बनाए हैं, प्राकृतिक है। और कृत्रिम कौन से हो जाएंगे? जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से? खेत मानव ने बनाया, जलाशय मानव ने बनाया, बगीचा बनाया, जल जीवशाला बनाई, एक्वेरियम बनाया। तो ये सब किसके द्वारा है? मानव निर्मित द्वारा है। तो ये याद रखना, बगीचा, जल जीवशाला, जलाशय, खेत, शस्य भूमि, ये सब आपके मानव निर्मित है। पारितंत्र के घटक देखिए, पारितंत्र के घटक अभी हमने देखे, एक तो जैविक घटक है जिसमें आपके पौधे और जानवर आ जाएंगे जो कि जैविक में आएंगे, और अजैविक घटक में जिनमें जीव नहीं है वो आ जाएंगे, यानी हवा, जल, भूमि अजैविक घटक में आ जाएंगे। तो ये दोनों याद रखना, महत्वपूर्ण है। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आ जाएंगे, जिसमें फिर आपके उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी आ जाएंगे। शाकाहारी, मांसाहारी आपको पता है, सर्वाहारी यानी जो कि सब खाते हैं वो सर्वाहारी हो जाएंगे, और परजीवी भी यहाँ पर आते हैं। तो ये याद रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है, उपभोक्ता जो है ये किसका भाग है? तो जैविक घटक का। अपघटक किसका है? जैविक घटक का। मांसाहारी जैविक घटक का, सर्वाहारी जैविक घटक का, परजीवी काफी बार पूछा जाता है ये किसका घटक है? तो जैविक घटक का। हवा, जल, भूमि ही केवल अजैविक घटक में आपके आते हैं। आगे देखिए, जीवन निर्वाह आहार के आधार पर जीवों जैविक घटकों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। उत्पादक देखिए, प्रोड्यूसर देखिए, स्वपोषक, ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड स्टार्च का निर्माण कर सकते हो, उत्पादक कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश से ही या क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, स्टार्च का निर्माण करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, जो कि सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं, तो इन्हें स्वपोषक कहा जाता है, यानी उत्पादक, प्रोड्यूसर कहा जाता है। जैसे कि हरे पौधे जो है ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, नील हरी शैवाल ये स्वयं अपना भोजन बनाता है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? स्वपोषक यानी उत्पादक हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का प्रतिशतता लगभग 1% होती है। तो ये भी याद रखना, हरे पौधे द्वारा जो अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1% ही होती है केवल। उत्पादक के लिए कोर मोंडी ने परिवर्तक पारकर्मी शब्द प्रयुक्त किया है। तो उत्पादक के लिए कोर मोंडी ने क्या शब्द प्रयोग में लिया है? परिवर्तक और पारकर्मी। तो ये भी याद रखना, कोर मोंडी ने उत्पादक के लिए आपका परिवर्तक और पराक्रमी शब्द जो है वो प्रयोग में लिया है। उत्पादकों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उत्पादकों में जो होती है ये प्रकाश संश्लेषण की आपकी क्षमता होती है। ठीक है, और इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पौधे स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो पौधे जो होते हैं ये सौर ऊर्जा लेते हैं, 1% लेंगे और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। अब आगे देखिए, उपभोक्ता के बारे में देखिए। ये तो हमने देखा था उत्पादक जो कि स्वयं भोजन बना रहे थे। अब उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कौन हो जाएंगे? हम हो जाएंगे। विषम पोषक, ऐसे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष शाकाहारी अथवा अप्रत्यक्ष मांसाहारी रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के कुछ स्तर हैं, जैसे कि देखिए, सबसे पहला तो क्या है? उत्पादक है। उत्पादक कौन हो गया? घास हो गया, वृक्ष हो गया, शैवाल हो गया। ठीक है, पादप, पल्वक हो गया। पहला शोषण स्तर है स्वपोषी। फिर आपका आता है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें द्वितीय पोषण स्तर हो जाएगा शाकाहारी है ये, जैसे जंतु, पल्वक, टिड्डे व गाय। ठीक है, टिड्डे है, गाय है, जंतु, पल्वक है। ये क्या करते हैं? ये घास को खाते हैं, वृक्ष को खाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? तीसरा पोषण स्तर आता है मांसाहारी का, जिसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। तो द्वितीय उपभोक्ता आपका कैसा हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा, जिसमें पक्षी, मछलियाँ और भेड़िया आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद में तृतीय उपभोक्ता आता है, जो कि चौथा पोषण स्तर है, जो कि उच्च मांसाहारी आ जाएंगे, जैसे कि मनुष्य, शेर, बाज, मोर। तो ये तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा। मनुष्य भी तृतीय उपभोक्ता है, शेर भी तृतीय उपभोक्ता है, बाज और मोर ये सब आपके तृतीय उपभोक्ता है। जो कि पक्षी, मछलियाँ, भेड़िया जो है ये आपके द्वितीय उपभोक्ता है, और आपके प्रथम उपभोक्ता जो है वो जंतु, पल्वक, टिड्डे और गाय है, और एक आपका उत्पादक हो जाएगा। लेकिन अगर स्तर की बात की जाए तो कितने स्तर आपके हो गए? 4 स्तर यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो तो कौन हो जाएंगे? ऐसे सजीव जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे गाय, खरगोश, हिरण, ये क्या करते हैं? ये वेजिटेरियन होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या करते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता जो है ये आपका जो है सजीव जो प्राथमिक उपभोक्ता का शिकार करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, अतः मांसाहारी ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, जो कि आपके द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये सब आपके द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। फिर आपके तृतीय उपभोक्ता आते हैं, जिन्हें शीर्षस्थ उपभोक्ता कहते हैं। टेरिटरी इन्हें कहा जाता है, टॉप कंज्यूमर। ऐसे सजीव जो अन्य जीवों को मारकर खाते हैं, परंतु प्रकृति में अन्य कोई जंतु इनको मारकर नहीं खाते हैं, जैसे कि शेर है, बाज है, मोर है, मनुष्य है, यही सभी को मार के खाते हैं, इनको मार के कोई नहीं खाता है।
तो ये कौन से हो जाएंगे, आपके शीर्षस्थ उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तृतीय उपभोक्ता है। सर्वहारी कौन से होते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन में वनस्पति व मांस दोनों शामिल करते हैं, जैसे कि मनुष्य और मोर। मोर जो है ये वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है। मनुष्य भी वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, यानी सर्वहारी में आपके मनुष्य और मोर आ जाएंगे। परजीवी की बात की जाए, पैरासाइटिस, तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं वो उससे भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू और अमरबेल, तो जू और अमरबेल जो है ये किसी के शरीर के अंदर ही रहते हैं और वहीं से ही जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं, तो इन्हें परजीवी कहा जाता है। ठीक है, जू और अमरबेल। कीटाहारी पादप देखिए, कीटाहारी पादप जो होते हैं ये उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों की भूमिका निभाते हैं। तो ये उत्पादक भी होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता भी होते हैं, क्योंकि कीटों को खाते हैं, साथ ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भी भोजन बनाते हैं। तो कीटाहारी पादप जो है ये दोनों काम कर रहे हैं, ये उत्पादक का भी काम कर रहे हैं और द्वितीय उपभोक्ता यानी कीटों को भी खा रहे हैं, यानी ये भी मांसाहारी हो गए। तो ये नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस वाले क्षेत्र में आपके ये पाए जाते हैं। जैसे कि इनका एग्जाम्पल देखिए, यूट्रिकुलेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूट्रिकुलेरिया जो है ये राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र कीटभक्षी पादप है। इसे कहा जाता है ब्लेड रवट या थैली पादप। एक आपका होता है निफेंथनीज, इसे घटपर्णी पादप यानी पीचर प्लांट भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, निफेंथनीज और आपका यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, अपघटक अपमार्जक क्या होते हैं, तो ऐसे सजीव जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मर्द शरीर का अपघटन करते हैं अपघटक कहलाते हैं। यानी किसी की डेथ हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है, जैसे किसी कोई पशु मर गया तो उसको खाली जगह पर छोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ पर उसका कंपोज होना शुरू हो जाता है, डीकम्पोज होता है, यानी अपघटक होना शुरू हो जाता है। तो ये कौन करते हैं, जीवाणु और कवक जो है ये आपके अपघटक का काम करते हैं। तो ये आप याद रखना, अपघटक का काम कौन करेंगे, जीवाणु और कवक करते हैं। अपघटक जीव खनिज चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही जो है उन सारी चीज़ों को खाते हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। तो अपघटक जीव खनिज चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला, फूड चेन आपकी आ गई। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि घास, हिरण, मोर। तो एक जीव को दूसरे जीव खाते हैं भोजन के रूप में। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। अब यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड विभिन्न पोषी स्तरों पर विभिन्न जीवित जीवों के संबंधों का एक ग्राफिकल निरूपण है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है ये पोषी स्तरों का एक विभिन्न ग्राफिकल एक निरूपण कर दिया, तो वही आपका पारिस्थितिकी पिरामिड है। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दी थी। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पारिस्थितिकी पिरामिड जो है यानी जो पिरामिड है उसकी परिभाषा किसने दी थी, तो ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चार्ल्स एल्टन याद रखना, एल्टन याद नहीं रहे तो चार्ल्स याद रख लेना, चार्ल्स याद नहीं रहे तो एल्टन याद रख लेना, कुछ भी याद रख लेना, सवाल सही होना चाहिए। पारिस्थितिकी पिरामिड में जैसे घास का मैदान वाला जो आपका पिरामिड होता है, अगर संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सीधा होता है, घास वाला जो होता है, और जीवभार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी ये सीधा होता है। और ऊर्जा का जो पिरामिड होता है आपके घास का मैदान का, वो भी सीधा होता है, यानी घास मैदान का जो पिरामिड होता है वो सभी का सीधा होता है। ठीक है, वन प्रदेश की बात की जाए तो संख्या का हो या जीवभार का हो या ऊर्जा का हो, ये सीधा होता है, यानी ये तो आपके सीधे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तालाब पारितंत्र जो होता है ये संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सीधा होता है। तो तालाब संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीधा होता है, जीवभार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उल्टा होता है। यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही रहता है, तो ये सीधा हो गया। वृक्ष पारितंत्र जो होता है संख्या का, वो क्या होता है, उल्टा होता है। और यहाँ पर जीवभार का सीधा होता है वृक्ष का, और ऊर्जा का पिरामिड तो सदैव सीधा होता है। तो ऊर्जा के चारों पिरामिड जो है वो सदैव सीधे हैं। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, तो सीधा होता है। अब याद ये रखना है, तालाब का जो पिरामिड होता है जीवभार वाला, ये उल्टा होता है, और जबकि वृक्ष का जो पिरामिड होता है संख्या वाला, ये उल्टा होता है। तो वृक्ष में तो संख्या वाला उल्टा है और तालाब में आपका जीवभार वाला उल्टा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो समुद्री तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र को यूफोटिक, जबकि मंद प्रकाश क्षेत्र को एफोटिक कहा जाता है। तो शुद्ध प्रकाश अगर आ रहा है तो उसे यूफोटिक कहा जाएगा, और मंद प्रकाश आ रहा है तो उसे एफोटिक कहा जाएगा। तो ये याद रखना। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड जो है वो सदैव सीधे होते हैं, ये सदैव सीधे होते हैं क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता है, अर्थात प्रवाह के दौरान ऊर्जा में निरंतर गिरावट आती है। तो ये सदैव आपके सीधे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा कमी दूसरे को मिलेगी। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का जो क्रम होता है वो कैसा होगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी,
फिर अपघटनकर्ता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सीधा और एक दिशीय होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, लिंडमैन ने एक नियम दिया था 10% ऊर्जा का नियम। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। के अनुसार प्राप्त ऊर्जा के 90% भाग को प्रत्येक जीव उपापचय क्रियाओं में खर्च कर देते हैं एवं केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर को देता है। अतः प्रत्येक स्तर पर 90% की कमी आती है। अतः पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्षस्थ उपभोक्ता जैसे शेर आदि पारिस्थितिकी रूप से सबसे कमजोर होते हैं। तो शेर वगैरह जो है, अगर पारिस्थितिकी रूप से देखा जाए तो सबसे कमजोर जो होता है वो शेर ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर में जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आगे देखिए, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा ही रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो ये 10% वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, क्योंकि 90% तो वेस्ट में चला जाता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर बना दिया, जैसे कि सूर्य की धूप से आपको इतना मिलता है, तो फिर उत्पादक को इतना मिलेगा, फिर उससे 10% उसको इतना मिलेगा, द्वितीय उपभोक्ता को 100 ही मिलेगा, फिर तृतीय उपभोक्ता को 10 जूल ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आपतित सौर किरण का 50% सक्रिय भाग संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है तथा पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं। तो ये बात भी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी। क्या पूछा गया था कि पादप जो है वो कितना प्रतिशत संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं? तो ये 2 से 10% ही करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये लैंडमैन वाला नियम नहीं है, ये दूसरा नियम है, ठीक है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। तो 3 या 4 चरण ही जो है वो होते हैं आपके आहार श्रृंखला में। तो ये बात भी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो याद रखना, 3 से 4 चरण ही जो है ये एक आपकी आहार श्रृंखला में होते हैं। उत्पादकता देखिए, किसी पारितंत्र के स्थायी क्रियाशील बने रहने हेतु सौर ऊर्जा निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बनिक सामग्री की दर उत्पादकता कहलाती है। इसे भार या ऊर्जा में व्यक्त करते हैं। तो इसे भार या ऊर्जा में व्यक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों की उत्पादन दर सकल प्राथमिक उत्पादन दर होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों की उत्पादन दर जो होती है ये सकल प्राथमिक उत्पादन दर होती है। प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटाने पर नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। तो GPR में से अगर आप R घटाओगे तो आपको NPP प्राप्त होगा। जैव पीड़कनाशी क्या होता है? आजकल रासायनिक पीड़कनाशियों के स्थान पर जैव पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है, जो एक जीवाणु की प्रजाति बैसिलस थुरिएंसिस या BT की प्रजातियों से तैयार किए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल रासायनिक पीड़कनाशियों के स्थान पर क्या किया जाता है? जैव पीड़कनाशियों को उपयोग में लिया जाता है। तो रासायनिक की जगह अब जैव यूज में लिए जा रहे हैं, जो एक जीवाणु की प्रजाति यानी बैसिलस थुरिएंसिस या BT की प्रजातियों से तैयार किए जाते हैं, जैसे कि BT कपास। तो BT कपास जो होती है ये एक कीट रोधी फसल होती है। तो ये आप ध्यान रखना, BT कपास एक कीट रोधी फसल है। आहार जाल क्या होता है? तो आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई होती है। जो एक जाल के रूप को धारण करती है उसे ही आहार जाल कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का आहार जाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे खरगोश जो है इसको कौन कौन खा सकते हैं? इसको लोमड़ी खा सकती है, ठीक है। इसको चील खा सकता है, और पौधा जो है इसे चूहा भी खाता है, तिलचिट्टा भी खाता है, खरगोश भी खाता है। तो इस तरीके से ये आहार श्रृंखला बनी हुई है। आहार श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर क्या है? तो आहार श्रृंखला और आहार जाल देखिए, आहार श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से भरण पोषण करते हैं, जबकि आहार जाल अनेक परस्पर जुड़े हुए आहार श्रृंखलाओं से बने होते हैं। तो जाल जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उच्चतर पोषी स्तर के सदस्य निम्नतर पोषी स्तर के केवल एक प्रकार के जीव को खाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार के जीव को खाते हैं श्रृंखला में, जबकि जाल में जो है वह आपके एक से अधिक यानी पोषी स्तर के सदस्य अन्य आहार श्रृंखलाओं के निम्नतर पोषी स्तरों के जीवों से भरण पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन देखिए, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। तो एक सुनिश्चित क्षेत्र में प्रजाति संरचना जो होती है उसके उचित रूप से जो आकलन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। इसमें कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती है और उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की संख्या घटती चली जाती है और अंत तक अर्धश्य हो जाती है। तो यही आपका क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण। नए जीवीय समुदाय की स्थापना सामान्यतः धीमी होती है।
प्राथमिक अनुक्रमण के क्षेत्र नग्न पत्थर, नव विकसित तालाब आदि हैं। नए जीवीय समुदाय की स्थापना सामान्यतः धीमी होती है। ठीक है। द्वितीय अनुक्रमण होता है प्राय ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होती है जहाँ प्राकृतिक जीवीय समुदाय निरस्त हो गए हैं, जैसे कि छोड़ी गई कृषि भूमि, जले कटे वन, बाढ़ प्रभावित जमीन। तो द्वितीय अनुक्रमण की क्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेज होती है। ठीक है। एक प्रजाति जो नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेक्षक प्रजाति कहलाती है। जैसे लाइकेन है जो कि प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं, चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्त्रावण करते हैं। इसी प्रकार लघु पादप पल्वक भी मूल अन्वेक्षक होते हैं। अब आगे देखिए, थोड़ा सा आपका बचा हुआ है। वे समुदाय अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं। प्रत्येक संक्रमण समुदाय जो अनुक्रमण के दौरान अस्तित्व में आता है वो दूसरे समुदाय के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। वह अनुक्रमण का अनुक्रमिक समुदाय कहलाता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है वह चरम समुदाय यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है। तथा इस अनुक्रमण को चरम अनुक्रमण कहते हैं। चरम समुदाय स्थायी, परिपक्व, अधिक जटिल और दीर्घकालिक होते हैं, तो ये भी याद रखना। अब आगे देखिए, अनुक्रमण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। तो वनस्पति रहित विस्तीर्ण यानी न्यूडेशन है, प्रवास है, आस्थापन है, स्पर्धा है और प्रतिक्रिया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पारिस्थितिकी निकेत, नीच, कर्मता। तो ये देखिए, यह पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को दर्शाता है, जिसमें किन संसाधनों का उपयोग करते हैं, वे संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं और किन प्रजातियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये देखिए आप, पारितंत्र सेवाएं। पारितंत्र सेवाएं जो है ये देखिए, पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाओं के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा वो उनके साथियों ने पारितंत्र सेवाओं की एक वर्ष की कीमत औसत 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तय की थी। तो ये याद रखना, रॉबर्ट कोसेंटेजा व उनके साथियों ने पारितंत्र सेवाओं की एक वर्ष की जो कीमत थी वो 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जो है ये तय की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। रिवेट पॉपर परिकल्पना एहरलिच द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जाति के महत्व व उसके हानि से होने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो ये एहरलिच द्वारा बताया गया था, रिवेट पॉपर परिकल्पना। तो ये यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस करी है। ये लास्ट की जो चीज़ें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो है ये यहाँ तक याद रखना जो हमने पढ़ा है, आहार श्रृंखला और आहार जाल तक, ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।